ठीक है, अब यहाँ पर देखना, आज का टॉपिक है डिस्टिंक्शंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक चीज़ तो आपको पता चली गई है कि मैं अगर पीएनएल के बारे में बात करूं या मैं अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बारे में बात करूं, ये दोनों ही मेरे पास नॉमिनल होते हैं, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों ही मेरे पास कौन से अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन हमको जिनके डिफरेंसेस देखते हैं। जैसे पहला वाला है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, इसमें लिखते हैं इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड हैंस स्टार्ट विद द ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द ट्रेडिंग अकाउंट। ये जैसे ही आपने ये पढ़ा, आपको 11th क्लास की याद आ गई कि ये आपने बात कहाँ पर पढ़ी थी, 11th क्लास में फाइनल अकाउंट में, है ना। हम लोग क्या करते थे, पहले हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद ट्रेडिंग से मुझको क्या मिलता था, जीपी, और उसी से ही मेरे पास पीएनएल स्टार्ट होता था। लेकिन मैं अगर अप्रोप्रिएशन के बारे में बात करता हूँ तो क्या लिख रहे, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हैंस स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पीएनएल जो मेरा स्टार्ट होता है वो जीपी से स्टार्ट हो रहा था, अप्रोप्रिएशन मेरे पास नेट प्रॉफिट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। सेकेंड वाले में मैं अगर बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव्स में, तो पीएनएल में क्यों बना रहा हूँ, इट इज़ एसेटेन, इट इज़ प्रिपेयर टू एसेटेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि भैया मुझको नेट प्रॉफिट कितना हुआ या फिर मुझको नेट लॉस कितना हुआ है, कैसे पता चलेगा मुझको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। क्लियर हो रही बात। लेकिन मैं अगर अप्रोप्रिएशन के बारे में जब मैं अप्रोप्रिएशन बना रहा हूँ तो ये मुझको क्या बताता है, इट इज़ प्रिपेयर टू शो अप्रोप्रिएशन दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर्स। ये वाली बात समझ में आ रही है। अप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या करते हैं भैया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट को करते हैं, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। इसको मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखना, ये आपके पास मान लो अप्रोप्रिएशन है, हमारी पार्टनरशिप फर्म ने मान लो ये प्रॉफिट कमाया 1,00,000 रुपीज़ और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 20,000 रुपीज़ मिले। हमारे पास अभी टोटल 1,20,000 है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जैसे पार्टनर्स को सैलरी देनी होगी तो कहाँ से दूंगा, प्रॉफिट से ही तो दूंगा। कमीशन देनी होगी तो कहाँ से दूंगा, प्रॉफिट से ही तो दूंगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देना होगा तो कहाँ से दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस से ही तो दूंगा, मतलब प्रॉफिट से ही तो दूंगा। रिजर्व मुझको क्रिएट करना होगा तो कहाँ से करूँगा, प्रॉफिट से ही तो मैं क्रिएट करने वाला हूँ। इसका मतलब मैं इस प्रॉफिट को क्या कर रहा हूँ भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। किस फॉर्म में, कभी सैलरी की फॉर्म पर कर रहा हूँ, कभी कमीशन की फॉर्म पर कर रहा हूँ, कभी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की फॉर्म पर कर रहा हूँ, या फिर मैं कभी रिजर्व्स बना रहा हूँ। और जो बच जाता है इसको मैंने नाम क्या कहा था, डिविजिबल प्रॉफिट। जो बच जाता है सारे खर्चे देने के बाद, पार्टनर्स से रिलेटेड खर्चे देने के बाद जो बच जाएगा उसको मैंने क्या बोला था, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट भी मेरे पास पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है, जो उनके रेशियोज़ होते हैं उस पर। क्लियर हो रही है बात। तो अब इसको फिर से पढ़ के देखते हैं इस वाले पॉइंट को। तो लिखते हैं इट इज़ प्रिपेयर टू शो अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मतलब दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। No. थर्ड वाले पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भैया नॉमिनल है तो नॉमिनल का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता नहीं है। दिस अकाउंट हैज़ नीदर ओपनिंग बैलेंसेस नॉर क्लोजिंग बैलेंसेस। दिस अकाउंट में ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। इस वाले पॉइंट को समझते हैं। इसको आप कैसे बोल सकते हो कि इसका ओपनिंग बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, बताओ। ओपनिंग बैलेंस नेट प्रॉफिट, और क्लोजिंग बैलेंस डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ कह सकते हैं। पक्का। अभी इसमें फिर से अलग से चर्चा करेंगे, इसको छोड़ रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर। फोर्थ वाले पर आना, यह चार्ज और अप्रोप्रिएशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर इस चीज़ को समझना। चार्ज का मतलब मैंने ये बताया था, कल भी मैंने आपको बताया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैं उन खर्चों को दिखाता हूँ जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अप्रोप्रिएशन का मतलब तो यही है, ये वाली बात पूरा। अप्रोप्रिएशन मतलब होता है पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखना, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हम प्रॉफिट एंड लॉस में जिन भी खर्चों को हम डेबिट कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगे, जिनको प्रॉफिट के होने या ना उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं अगर अप्रोप्रिएशन में बात कर रहा हूँ तो एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट ही है। आ रही मेरी बात समझ में। जैसे मैं आपको फिर से लेके जाऊँगा यहाँ पर, तो सैलरीज पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट ही है, समझ में आ रहा। लेकिन पार्टनर्स की सैलरी ध्यान रखना, पार्टनर्स का कमीशन,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या फिर रिजर्व, ये सब के सब क्या है, ये भैया इसी प्रॉफिट का ही तो पार्ट है। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं। एप्रोप्रिएशन आ रहा है ना समझ में? फिफ्थ में मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दिस अकाउंट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर्स। ध्यान से समझना, इसका कुछ पार्टनरशिप एग्रीमेंट से लेना देना नहीं है, सिर्फ किसको छोड़कर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को छोड़कर। अच्छा, इसके लिए अब ध्यान से मेरी बात को समझना, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को हम कम से कम 6% हम देते हैं। ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम कम से कम 6% देते हैं, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलता हूँ। क्लियर हो रही है मेरी बात समझ में? और अगर मैं बात करूँ एप्रोप्रिएशन की, तो ये किसके बेसिस पर बनता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पर बनता है। आप मुझे बोलोगे इस पॉइंट का क्या मतलब है, तो मैंने कहा हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलनी है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा, कितनी कमीशन मिलनी है लिखा हुआ रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट से देंगे वो भी लिखा हुआ रहेगा, रिजर्व बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो भी लिखा हुआ रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे या नहीं चार्ज करेंगे वो भी इसमें लिखा हुआ रहेगा। मतलब एप्रोप्रिएशन किसके बेसिस पर बन रहा है, एग्रीमेंट के बेसिस पर बन रहा है। क्लियर हुई बात? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। सिक्स्थ वाले पॉइंट में मैं जाता हूँ, यहाँ पर आता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मैचिंग प्रिंसिपल दैट इज मैचिंग ऑफ रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस इज फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। करते हैं ना मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल में अगर आप 11th क्लास में जाओगे फटाफट से अभी, तो आपको ध्यान रहेगा कि वहाँ पर हम एक ही साल की रेवेन्यू और उसी साल के खर्चों को दिखाते थे। याद आ रहा है या नहीं आ रहा? तो हम वहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते थे कि उसी सेम साल के हम रेवेन्यू दिखाएंगे, उसी साल के हम लोग क्या दिखाएंगे, खर्चे दिखाएंगे, जब हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल इज़ नॉट फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। यहाँ पर हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करके चलते। इतनी बात समझ में आ रही? अब ध्यान से यहाँ पर समझना, अटेंशन में यहाँ पर लिखा हुआ एनी अमाउंट पेबल टू अ पार्टनर। ध्यान से इस चीज़ को समझो, एनी amount payable to a partner such as salary, commission, interest on capital etc. except interest on partners loan। ध्यान से इस चीज़ को समझना। यहाँ पे देखो दो चीज़ें तुमको दिख रही है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिख रहा है और रेंट पेबल टू अ पार्टनर दिख रहा है। मैंने इन दोनों को क्या बोला, इन दोनों को मैंने कहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं बार बार तुमको ये चीज़ समझा रहा हूँ, इन दोनों को मैंने क्या बोला, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये ऐसे खर्चे जो भैया देने ही देने हैं, इनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं इसको कहाँ पर डेबिट करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में हम इनको डेबिट करके चलते हैं। फिर से आई बात समझ में? फिर से पढ़ के देखते हैं। एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर सच एज सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा, इनको छोड़कर इज़ ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या मान के चलते हैं हम इनको, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान के चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक एक शब्द का मतलब समझना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वो खर्चे जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? जैसे यहाँ पर ये दो चीज़ें थी, जैसे एक था आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन याद रखना ये फर्म के लिए खर्चा है एन माइनस, और इससे लोन अकाउंट बढ़ जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या है, खर्चा है। आ रहा है समझ में? अगर देखो एग्रीमेंट हुआ, ध्यान से इस चीज़ को समझो, अगर एग्रीमेंट हुआ, ध्यान से समझना, अगर एग्रीमेंट हुआ रिटर्न, तो इसी को ही मैं बोलता हूँ पार्टनरशिप डीड। इसी को ही मैं क्या बोलता हूँ, पार्टनरशिप डीड। और इसमें लिखा हुआ है कि फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देगी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो हम 10% के हिसाब से देंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। आ रही मेरी बात समझ में? लेकिन सपोज करते हैं अगर नो पार्टनरशिप डीड है, अगर नो पार्टनरशिप डीड है, तो उस केस में भी नो पार्टनरशिप डीड का मतलब आप समझ सकते हो, ओरल या वर्बल एग्रीमेंट, कुछ तय नहीं है, या तय भी है तो ओरल ही तय है। उस केस में भी हम कम से कम कितना देंगे, 6% पर एनम देंगे। आई बात समझ में या नहीं आ रही? इसी सेम तरीके से, तो इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने कहा आपके पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन को मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला चार्ज
अगेंस्ट प्रॉफिट। और याद रखना ये मैं उन खर्चों को वो बोल रहा हूँ जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मैं इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ। इसी सेम तरीके से आप ये समझो, मैंने कहा मान लेते हैं हमारे पास पार्टनर है, एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर कौन है, बी है। ठीक है, ये दोनों बिजनेस कर रहे इस प्रॉपर्टी पर, लेकिन ये प्रॉपर्टी भैया बी को बिलोंग करती है और बी बोलते हैं कि भैया मैं तो इसका रेंट लूँगा। आई बात समझ में? तो ये जो रेंट है ये भी है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इस रेंट का पार्टनर ये प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में या नहीं आ रही? तो अब फिर से पढ़ के देखते हैं। अटेंशन में क्या लिखा हुआ था, एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा, इन दोनों को छोड़कर, किसको, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को छोड़कर, रेंट पेबल टू पार्टनर्स लोन को छोड़कर, सबके सबके हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि तभी दिए जाएंगे जब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। भाई बात समझ में? और ये दोनों क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये दोनों क्या है आपके पास, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हैंस दीज आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पक्का? अब हम यहाँ पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ रहा मेरे पास डिस्टिंक्शंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। मैं सब कुछ तुमको समझा चुका हूँ, अब सिर्फ इसको रीड करना है। कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई। सबसे पहले हम इनके नेचर, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये थ्योरी में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, नेचर के बारे में हम बात करते हैं, फिर हम रिकॉर्डिंग में बात करेंगे, फिर हम देखेंगे नेसेसरी और नॉट, और फिर हम एग्जाम्पल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात इसके नेचर पे करता हूँ। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या लिखते हैं कि इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। समझ में आया? इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये भैया प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बारे में बात कर रहा है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हम उन खर्चों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम डिडक्ट करते हैं, कहाँ से, प्रॉफिट से, जब हमको क्या निकालना होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना होता है। तो आप बोलोगे भाई नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम कब निकालते हैं, पीएनएल में ही तो निकालते हैं। इसका मतलब ये सारे खर्चे कौन से वाले होंगे, जो पीएनएल में आते होंगे। आई बात समझ में? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया, हम उनको वेरियस हेड में बांट रहे हैं रिलेटेड टू पार्टनर्स। आई बात समझ में? जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये समझाया था, ये कि हम नेट प्रॉफिट को ऐसे करके, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व। ठीक है, आया? ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखता हूँ, रिकॉर्डिंग में मैं जब बात करता हूँ तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम कहाँ पर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होने का मतलब n- का रूल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम कहाँ पर होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होंगे। जैसे यहाँ पर मुझे अभी दो आइटम दिखे थे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिखा था या रेंट पेबल टू पार्टनर्स दिखा था। तो ये दोनों के दोनों कहाँ पर डेबिट होंगे भैया, प्रॉफिट एंड लॉस पर, क्योंकि इनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट वाले आइटम है वो कहाँ पर डेबिट होंगे, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट होंगे। क्लियर हुआ? जैसे कि यहाँ पर क्या था, सैलरी पार्टनर्स की, जैसे कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीज़ें। आगे अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, ये हमारे पास रिकॉर्डिंग हो गया। अब नेसेसरी और नॉट, इट इज़ नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज़ लॉसेस। अगर भैया लॉस भी हो गया तो भी हमें इन खर्चों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बताया कि भैया पार्टनर्स का लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कम से कम 6% तो देना ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर रेंट पेबल टू पार्टनर है तो भैया देना ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इसलिए क्या लाइन लिखी हुई, इट इज़ नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज़ अ लॉस। लेकिन एप्रोप्रिएशन में क्या चीज़ है, एप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट। भैया अगर प्रॉफिट होगा तो ही हम देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो ही हम देंगे। इस लाइन का मतलब है कि किसी पार्टनर को भैया सैलरी तभी मिलेगी जब प्रॉफिट होगा, कमीशन तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। उसके बाद एग्जाम्पल में यहाँ पर दे ही रखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी एटसेट्रा। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने आपको पूरा समझाया, सिर्फ एक चीज़ नहीं समझा पाया मैं आपको, वो ये है। ठीक है, मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने आपको समझाया इसमें।